हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत पिछले लेक्चर में एवरेज पढ़े थे और इस बार हम अनुपात यानी पिछले में औसत पढ़े थे और अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए आज अनुपात की शुरुआत करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि अनुपात जो यहाँ पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुपात यानी रेशियो को समझाएंगे। अगर आपको बहुत बेसिक से जानकारी लेना है तो इसके लिए हमने पीटी के लिए यानी बीपीएससी पीटी मैथ रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो, एक या दो वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को देख लीजिए, तो वहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाया है। रेशियो के बारे में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दो सजातीय पदों मतलब रेशियो क्या है, तो यहाँ पे देखिए दो सजातीय पदों की तुलना उनके मान से एक दूसरे में भाग देके दी जाती है। तो यानी पहला तो क्या है कि दो सजातीय पदों यानी सजातीय दो पद होगा जो सजातीय होना चाहिए, तुलना उनके मान से एक दूसरे में भाग देकर। यानी देखिए एक्स, यही ना रेशियो लिखते हैं। उसके बाद इसको क्या लिखते हैं, एक्स बटा वाई। तो बोल रहा है एक्स वाई एक जात का होना सजातीय होना चाहिए, दूसरे में भाग दे, एक दूसरे में भाग दे के। अब यही रहे वाई इज टू एक्स, तो वाई बटा एक्स हो सकता है, एक्स बटा वाई हो या वाई बटा एक्स हो। तो वहीं बोल रहा है कि इसी को यही रेशियो है। ठीक, अब ये रेशियो यहाँ पे, और आपको पीटी वाले में हमने बहुत कुछ पढ़ाया कि ए इज टू बी दिया हुआ है और सी इज टू डी दिया हुआ है, तो आपको ए बी सी या ए इज टू बी इज टू डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ हमने समझा रखा है। तो यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, इसलिए इस सब चीज़ को यहाँ पे नहीं बताएंगे। और आपका जो पॉइंट यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज है वहीं। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये देखिए एक इसके पहले का जो वीडियो हमने डाला था, जो फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड पहला था, जो डर के आगे डीआई है, डर के आगे डीआई है। और हमने इसमें काफ़ी बेसिक से चीज़ें बताया था कि डीआई का प्रिपरेशन कैसे किया जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर में डीआई से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसा आ रहे हैं, उसका नेचर क्या है, हमने बहुत ही ढंग से एनालिसिस किया था। और एनालिसिस करने के बाद हमने बताया था कि 17वीं बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो उसके बारे में बड़ा अच्छा से हमने वीडियो बनाया था, इस पर बहुत सारा कमेंट भी आया है, लाइक भी आया है, स्टूडेंट द्वारा इसको अप्रिसिएट किया गया। उसी में एक स्टूडेंट का आपका एक कमेंट है वो वहाँ पर आना। ऐसे तो कमेंट बहुत सारा था इस पर, लेकिन एक कमेंट जो है वो पढ़ने लायक है। इसमें मेरा जो टीम है उन्होंने बोला कि सर इसको शेयर किया जाए। तो देखिए हमने शेयर करने के बारे में पहले सोचा कि कहीं कुछ लोग ये ना समझे कि पब्लिसिटी तो नहीं हो रहा है। तो देखिए पब्लिसिटी तो थोड़ा देर के लिए माना ही जा सकता है, नहीं मन के लिए हम किसी का कमेंट आपको बता रहे थे पब्लिसिटी है। लेकिन देखिए पब्लिसिटी से ज़्यादा दूसरा एंगल से हमने इसको सोचा कि हाँ इसको बताना चाहिए या नहीं, या स्टूडेंट के पास शेयर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको इससे बचना है। क्योंकि हमको बचना भी ऑब्वियस बात है, हम लोग अधिकारी हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ों को पब्लिसिटी से तो बचना ही रहता है, क्योंकि अधिकारी पर्दे के पीछे होकर काम करता है। तो देखिए इसमें क्या था कि जो उन्होंने कमेंट लिखा था विकास कुमार, तो उनका लिखने का जो तरीका था ना, शैली था ना, उस चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया कि हाँ ये तरीका जो, देखिए एक वीडियो देखा कोई स्टूडेंट और उस पर 5-6 लाइन का बेहतरीन कमेंट लिख रहा है, तो उसका राइटिंग स्किल देखा जा सकता है कि हाँ इन्होंने राइटिंग स्किल तो बढ़िया है इनका, तभी तो इन्होंने लिखा काफ़ी कंसाइज वे में, यानी छोटा 2-4 लाइन में चीज़ों को पूरा 1-1.5 घंटा का वीडियो को बता देना राइटिंग स्किल दिखाता है। और अभी एक ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक है, मान लो कोई इशू रहता है भारत पाकिस्तान चाहे भारत चाइना रेशियो रिलेशन, तो उस पर आदमी को पहले से कंटेंट मालूम रहता है, लिखना है किस एंगल में तो लिखता है। ये तो नया वीडियो था एक, देखिए उन्होंने अच्छा सा कमेंट लिखा, देखिए कैसे, वेरी सिंप्लीफाई वे ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का उन्होंने बोला कि काफ़ी सिंपल है, यानी देखा होगा उन्होंने वीडियो। ठीक, स्टार्टिंग विथ बेसिक कंसेप्ट एंड कवरिंग द होल डीआई क्वेश्चन पैटर्न विच इज सर्टेनली आस्क इन बीपीएससी। यानी बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हमने बताया था, शुरू से लेके और अभी तक 69 तक। दिस विल बी डेफिनेटली हेल्प एस्पायरेंट टू द स्कोर वेल इन एग्जाम एंड प्ले ए पिवोटल रोल इन द क्वालिफाइंग द बीपीएससी। द ग्रेट इनिशिएटिव अप टू द मार्क्स, ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू विकास जी, आपने काफ़ी अच्छा लिखा। तो आपके लिखने जो राइटिंग स्किल है उसके बारे में हम अन्य लोगों को बताना चाहेंगे कि आप भी मौका मिले तो लिखिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट सीरीज में लिखिए बहुत सारा, नहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो दिन में एक क्वेश्चन लिखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, लिखिए। ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ वो टॉपिक तैयार नहीं है, हमको याद नहीं है। तो देखिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सारा टॉपिक कवर हो गया, सब कुछ याद हो गया तब राइटिंग स्किल करना शुरू करेंगे, नहीं। राइटिंग स्किल एक कला है, हिंदी वाले मीडियम वाले के जैसे एक कला है, वो 1-2 दिन में जनरेट नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि लास्ट में 1 महीना में पीटी पास कर लेंगे और जनवरी में मेंस एग्जाम होगा तो दिसंबर में लिख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
तो उसमें धीरे धीरे गलती कर करके सीखिएगा ना, तो एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आप फ्लो से लिखिएगा और आपको मार्क्स मिलेगा और सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। राइटिंग स्किल सभी स्टूडेंट, कई ऐसे स्टूडेंट मिले उनको ज्ञान काफ़ी है, ज्ञान का भंडार तो काफ़ी जुटा लिए हैं, लेकिन लिखने में वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग हैं कम ज्ञान है लेकिन वो डिलीवर अच्छा करते हैं, मार्क्स अच्छा लाते हैं, सिलेक्शन होता है। तभी बगल वाला जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होगा वो कहेंगे अरे इनसे ज़्यादा तो मेरे पास नॉलेज है, तो इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने डिमांड पूरा किया एग्जाम का, और आपने डिमांड नहीं, आपने ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो ज्ञान से तो हमको पता नहीं है, ज्ञान तो हम बढ़ा ही लेंगे आगे सिलेक्शन के बाद भी पढ़ पढ़ के। ज्ञान ही बढ़ाना है उद्देश्य हो तो सिलेक्शन करा लीजिए, उसके बाद भी पढ़ते रहिए। ऐसा तो नहीं उस समय कोई रोक लेगा आपको पढ़ने के लिए, उसके बाद ज्ञान बढ़ाइए भी और ज्ञान बांटिए भी। लेकिन अभी जगह जो डिमांड है एग्जाम का उसको पूरा कीजिए। तो ये अच्छा लगा था, तो हमारा इस शेयर करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि राइटिंग स्किल आपको बढ़िया करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छा से लिखा था और इनका मेंस अच्छा लिखते होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो होगी बात। पहला क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का जो अनुपात है उससे पहला, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्वेश्चन कर करके सीखेंगे बहुत सारा चीज़। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश दिया हुआ है इटली, जापान, चीन, यूएसए, भारत। कार का उत्पादन एक कर रहा है देश वर्ष 2022 में और 23 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 2022 में भारत द्वारा, देखिए 2022 में भारत द्वारा कारों के उत्पादन और 2023 में जापान द्वारा कारों के उत्पादन के बीच का अनुपात बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, एक तो आपको हिंदी है तो सॉल्यूशन की जगह हल लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिंदी में हल लिखा जाता है सॉल्यूशन को, तो हल। अब देखिए क्या लिखा है, वर्ष 2012 में, तो लिखिए वर्ष 2022 में भारत द्वारा कारों का उत्पादन, कारों का उत्पादन। देखिए भारत द्वारा कारों का उत्पादन कितना हुआ है, तो भारत का है यहाँ पे है और 2022 यहाँ है 700, यानी 700 कार उत्पादित कर रहा है भारत। ठीक है, दिख जा रहा है। तो वर्ष 2022 में भारत द्वारा कारों का उत्पादन, और वर्ष 2023 में, तो वर्ष 2023 में जापान द्वारा कारों का उत्पादन। तो देखिए जापान द्वारा, जापान कहाँ है, जापान यहाँ पे है और 2023 में यहाँ पे 1580, यानी 1580। ठीक है, 1580। अब क्या पूछा है, इसीलिए अब पूछा है रेशियो बताइए, तो क्या लिखेगा, अभिष्ट। पहला लेक्चर में हम बता चुके हैं अभिष्ट का क्या मतलब है, अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात। तो अभिष्ट अनुपात क्या पूछा है, भारत द्वारा कारों के उत्पादन और जापान, तो भारत द्वारा 700 और जापान द्वारा 1580 के बीच अनुपात निकाल दीजिए। तब क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। क्या है, 700 डिवाइड बाई 1580, 35/79, 79। तो इसको लिखिएगा 35:79। ठीक है, हो गया। अब देखिए, तो ये कर लिया। अब देखिए कुछ लोग कहाँ कहाँ डाउट होगा वो चीज़ देखिए हम आपको बता रहे हैं। एक तो आप ए लिखें इतना 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 किए। अब देखिए ये दोनों को जब कट करेंगे ना, तो जब आप देखिए मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पहले वो रेशियो में देता है, और अगर आपको मन है रेशियो में रखने तो रेशियो, नहीं तो उसके बाद अगर इसमें पॉइंट में देना है तो पॉइंट में निकलेगा। लेकिन आपका कैलकुलेटर जो नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, जैसे ही 700 में 1580 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपको दशमलव में दे देगा, यानी पॉइंट में देगा आपको आंसर। देखिए वो आपको देगा 0.443, ये आपको दे देगा। तो देखिए अब इसको कीजिए, कुछ नहीं है नीचे, तो नीचे यानी 0.443:1, ये आप लिख दीजिएगा अनुपात में ऐसे। लेकिन देखिए अनुपात में जो चीज़ें होता है ना इस टाइप से, यानी एग्जैक्ट फिगर में अनुपात लिखना चाहिए। अब ऐसे ने पॉइंट में नहीं करना चाहिए, नीचे 1 में नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे करने के लिए कैसे कीजिएगा, तो आपको कैलकुलेटर आपका हेल्प नहीं करेगा यहाँ पे। आपको नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक रहता तो वहाँ तो काम चल जाता, लेकिन आपको नहीं, तो नॉर्मल कैलकुलेटर, तो इसको आप कट करना होगा। तो आपको कट करना होगा, तो देखिए रफ में ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ना कट करके रफ में कट कर लीजिए। तो देखिए 0 0 है तो 5 से तो दिख रहा है कट रहा है, तो 5 एकम 5, 2 5 का 20, 40, 5 3 15 और 5 एकम 5 36। अब देखिए 2 से 4 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28, 2 3 4 से कट रहा है, 4 से काट लीजिए,
चार तीन 12, 4 5 35, 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28, 2 1 3 4 9 36, देखिए 35/79 आ रहा है, तो 35:79। तो आपको अनुपात लिए यहाँ कैलकुलेटर नहीं आपको मदद करेगा, तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको कट कर लेना है रफ में, और तब आपको अनुपात निकालना है। अनुपात ऐसा नहीं कि 0.44 जब जो आया था वैसे वैसे नहीं कीजिएगा। अगर देखिए बहुत सारा समय नहीं है, आपको दिमाग काम कर ही नहीं रहा है कि भाई कैसे कट करेंगे, तो लिख दीजिए, लेकिन आपको इस फॉर्मेट ऐसे करना चाहिए। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे सीखा कि अनुपात में कैसे करना है, तो अनुपात हमेशा एग्जैक्ट फिगर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने देने के लिए दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। एक कंपनी का प्रति वर्ष व्यय लाख में दिया हुआ है, यानी कोई कंपनी है और वो व्यय की मद यानी इन चीज़ों पे व्यय कर रहा है, कर पे करो यानी टैक्स है, ऋण पर ब्याज, ईंधन और परिवहन और वेतन पे इतना खर्च कर रहा है, कौन कौन से साल में कितना कितना खर्च है, इस सारा डेटा किस में दिया हुआ है, लाख में। तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2019 में करों पर व्यय का सभी, तो ये तो आपका वर्ष 2000 इतना में करों पर व्यय का सभी वर्षों के करों पर कुल व्यय से अनुपात निकालिए। तो सिंपल है, आप वर्ष 2019 में करों पर व्यय निकाल लीजिए उस कंपनी का, ठीक। तो देखिए आप यहाँ लिखिएगा हल वर्ष 2019 में करों पर व्यय, देख लीजिए 2019 में कर पे कितना व्यय है, तो देखिए कर का कॉलम ये है, 2019 पे इतना 4.24 लाख, 4.24 लाख, लाख है तो रुपया है, क्या दिया हुआ है, लाख रुपया में दिया हुआ है क्या, सिर्फ लाख दिया है तो लाख रहने दीजिए। अब रुपया है कि डॉलर है कि क्या है, कितना किसको पता, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या लिखना है कि सभी वर्षों में मिलाकर, तो यहाँ लिख लीजिए सभी वर्षों में मिलाकर करों पर व्यय, करों पर व्यय, करों पर व्यय। अब देखिए सभी वर्ष में करों पे व्यय कितना है, यानी 2018 में ए है, 2019 में, 2020 में, 2021 में, तो 3.76, तो 3.76 प्लस 4.24 प्लस 9.36 प्लस 10.42, देख लीजिए 9.36, 10.42, 9.36, 10.42, 4.24, 4.24, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो देखिए कैलकुलेटर 3.76 प्लस 4.24 प्लस 9.36 प्लस 10.42, ये आ गया 27.78, कितना आ गया 27.78, और ये क्या है, तो लाख है, तो लाख में लिख दीजिए। और देखिए इसीलिए अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात किसका किसका पूछा है, इतना बटा इतना, यानी 4.24 डिवाइड बाई 27.78। अब क्या करना है, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, तो 4.24 डिवाइड बाई 27.78, तो ये आ रहा है आपका बनके 2121389, 212:1389, इतना आंसर निकल गया, कितना आ गया 2121389, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सर आपने तो साइंटिफिक है तो आपने कर लिया, लेकिन उनका कैसे काम चलेगा, तो उनका काम चलेगा देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 4.24 डिवाइड बाई क्या है 27.78, तो देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी दशमलव हटा सकते हैं, यानी क्या बचा 4 2 4 और 27 7 8, दिख जा रहा है, ठीक है। अब इसको काटना होगा आपको, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18। अब देखिएगा तो किसी से नहीं कटेगा, तो 200 बटा 12 1319, इतना रहने दीजिए, उतना में कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षों के दौरान, मतलब दिए गए वर्षों के दौरान, दिए गए वर्षों के दौरान एक कारखाने की 4 इकाई यानी ABCD में कार्यरत श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, यानी 2019 20 21 22 इकाई ABCD है, इतना कर्मचारी उसमें श्रमिक वर्क कर रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया,
क्वेश्चन पूछा गया कि सभी वर्षों के लिए इकाई ए में कार्यरत कुल श्रमिक की संख्या सभी वर्षों के लिए इकाई डी में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या है। यानी 2 यूनिट है, तो ये बोल रहा है कि इकाई ए में सभी वर्ष में जितना श्रमिक काम कर रहे हैं उसका, और डी में सभी श्रमिक जितना सभी वर्षों में कर उसका रेशियो निकालिए। तो सिंपल है, कुछ आपको करना थोड़ी है। देखिए कैसे लिखिएगा। 3 नंबर लिखिए, में मिलाकर या सभी वर्षों को मिलाकर इकाई ए में कार्यरत कुल श्रमिक, क्या कुल श्रमिक क्या है तो देख लीजिए। कुल श्रमिक तो इकाई ए में, तो इकाई ए है सभी वर्ष में, यानी ए तो 145 128 136, तो 145 128 प्लस 136 प्लस क्या है 186, इसको ऐड कर लीजिए। उसी तरह लिखिएगा सभी वर्षों को मिलाकर इकाई डी है ना, इकाई डी, तो डी में कार्यरत कुल श्रमिक। तो देखिए डी में क्या है, तो डी में डी यहाँ पे है कुल में ये वाला 110 115 125, 110 115 125 प्लस 135 है क्या, हाँ 135, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। चलिए, तो 145 प्लस 128 प्लस 136 प्लस 186 595। इधर देखिए 110 प्लस 115 प्लस 125 प्लस 135 485, यही हुआ 595 और 485। अब देखिए क्या करना है। अब क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो लिख दीजिए। इसीलिए अभीष्ट अनुपात बराबर, इस दोनों का पूछा है तो 595 बटा 485। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेटर पे एक करना है। देखिए चूंकि मेरे पास साइंटिफिक है इसलिए वैसे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कट करना होगा। 595 डिवाइड बाई 485, तो 119 बटा 97 क्या आ गया, 119 97। अब आपको क्या करना है, तो कट कर लेना है 5 से। कैसे, देखिए 5 से कट कर, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 9 45, 5 9 45 और 3 और 5 7 35। देखिए 119 बाई 97, 119 बाई 97, 119 बाई 97, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का अध्ययन करें। तो ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपका, एक परिवार के एक माह के व्यय का डिग्रीवार ब्यौरा दिया हुआ है। यानी जो भी ये आपको पाई चार्ट है उसमें डिग्री में दिया हुआ है चीजें, ठीक है, डिग्री में चीजें दिया हुआ है। यानी जैसे परिवार द्वारा दवाइयों पर, देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है आपका, परिवार द्वारा दवाइयों पर खर्च की गई राशि और किराने के सामान पर खर्च की गई राशि का अनुपात बताइए, ठीक। तो देखिए दवाई कहाँ है, मेडिसिन यानी ये दवाई है, और किराना यानी ग्रोसरी ये है। इसी दोनों का आपको रेशियो पूछ रहा है। और कुल व्यय राशि कितना है, तो 45,800। अब देखिए तो इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका देखिए, एक तो आप हल लिखिएगा, ठीक। अब देखिए पहला तरीका ये हो सकता है, जो सबसे आसान तरीका है, लेकिन वो पहले बता देते हैं। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, पहले ये कर सकते हैं कि किसका पे, परिवार द्वारा दवाइयों पे खर्च। तो लिखिएगा परिवार द्वारा दवाइयों पर खर्च। तो खर्च कितना कर रहा है दवाई पे, 39.6 डिग्री, यही ना। उसी तरह परिवार द्वारा किराने, क्या है किराने ना, किराने यानी किराने वस्तु पे, किराने पर खर्च, किराने पे क्या है 82.8 डिग्री। देखिए चूंकि अनुपात निकालना है, तो अनुपात में आप चीज एक समझिए कि अनुपात क्या होता है, x:y यानी x बटा y। अब x में ऊपर में कुछ सी चीज से गुना कर दीजिए,
और नीचे में किसी चीज़ से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ए कैंसिल हो गया। ये आप ऊपर से किसी चीज़ से भाग दीजिए, सेम चीज़ से नीचे भाग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अनुपात जब पूछे ना तो या तो डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में ही डिवाइड कर दीजिए तो कोई आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज से ही डिवाइड कर दीजिए तभी आ जाएगा, या एग्जैक्ट फिगर बताइए कि हम परिवार द्वारा दवाइयों पर कितना खर्च किया जा रहा है उसका रेशियो निकालिए तब भी आपका सेम आंसर आएगा। इसलिए ऐसे तो इसलिए इसको क्या लिखे, इसलिए अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात। तो अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 39.6 बाई 82.6। तो क्या करेंगे फिर आपको हम एक करके निकालना होगा, डिवाइड कीजिए तो 396 डिवाइड बाई 826 198 413 198 413 396 और 828, अच्छा 828 है तो 828 है। देखो ये क्या है 11/23 यानी 11:23, यही आपका ये आ गया। ठीक है, एक मेथड देखिए, एक में ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये हो सकता है, ये देखिए ठीक, दूसरा मेथड में इसी में थोड़ा सा देखिए, परिवार द्वारा दवाइयों पर खर्च इतना डिग्री, तो देखिएगा यहीं पे लिखेंगे परिवार द्वारा दवाइयों पे खर्च बराबर, तो देखिए टोटल खर्च कितना है 4,5,800 डिवाइड बाई क्या डिग्री में है, तो डिग्री में है तो क्या 360 डिग्री है टोटल में, गुना 39.6 बराबर, यही है ना। देखिए 39.6 डिग्री का है तो देखिए 45,800 पूरा के लिए है, तो 45,800 पूरा 360 डिग्री में है तो 360 डिग्री से डिवाइड किए। चलिए इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को ढंग से समझिए। देखिए बोल रहा है कि 45,800 टोटल खर्च है इस पे, तो टोटल में क्या जानते हैं 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री जो हो रहा है वो कितना 45,800 है, 45,800, यही ना। तो चूंकि इसलिए एक डिग्री बराबर क्या होगा 45,800 डिवाइड बाई 360 डिग्री, और अगर पूछ दिया कि x डिग्री में बताइए तो क्या होगा 45,800 बट्टा 360 गुना x डिग्री, यही ना। तो क्या देख रहे हैं कि 45,800 टोटल यानी टोटल खर्च के लिए है, यानी टोटल के लिए, तो टोटल में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से भाग दे दीजिए तो ये निकला कितना एक डिग्री के लिए, और जितना डिग्री पूछे जैसे वहां पे क्या है 39 पॉइंट कुछ है, जैसे मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के लिए क्या है 39.6, ग्रोसरी के 82.8, तो बस यहाँ से गुना कर लीजिए जितना एक्स रहे वैल्यू। तो क्या देखें अगर सर्किल है यानी वृत्त है, अगर टोटल जो भी वैल्यू है तो ऊपर लिखिए, अगर ये डिग्री में है तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से भाग कीजिए, अगर ये 100% रहेगा तो 100 से भाग कीजिए, और उसके बाद गुना किससे करना है तो जितना के लिए पूछे, अगर डिग्री में रहे जितना डिग्री रहे उतना डिग्री, परसेंट में रहे तो उतना परसेंट। यानी क्या समझे कि वृत्त में रहेगा तो टोटल वैल्यू को डिग्री में दिया हुआ तो डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, या परसेंट में दिया हुआ परसेंट है, और जितना के लिए पूछे उतना के लिए गुना कर दीजिए। ठीक, तो यही देखिए यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, 45,800 बटा 360 डिग्री बराबर इतना, तो देखिए 45,800 डिवाइड बाई 360 डिग्री गुना कितना है 39.6, ये आ रहा है आपका 5038। ठीक, उसे पर इसके लिए देखिए परिवार द्वारा किराने पे खर्च, तो किराने पे खर्च क्या होगा वही 45,800 बटा कितना है डिग्री में तो 360 डिग्री गुना कितना डिग्री है किराने पे 82.8, तो कर लीजिए 82.8 45,800 डिवाइड बाई 360 गुना 82.8, ये आ रहा है आपका 10,534, 10,534। ठीक है, अब देखिए अब ये कर लिए, तो एक तो मेथड ये था ये सिर्फ हम डिग्री को डिवाइड कर दिए, अब दूसरे मेथड में क्या एडजेक्ट वैल्यू निकाले हैं, एडजेक्ट वैल्यू निकाले हैं, तो एडजेक्ट वैल्यू लिखिए कितना आया 5038 डिवाइड बाई 10,534, दिख जा रहा है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5038 डिवाइड बाई 10,534, तो देखिए 11/23 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड
क्योंकि रेशियो पूछता है तो रेशियो में ऊपर नीचे गुना भाग हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए रेशियो में या तो एडजेक्ट परिवार द्वारा दवाई पे खर्च किया गया एडजेक्ट वैल्यू रुपया में वो निकाल के कीजिए, या डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में से कर लीजिए, परसेंटेज में दिया रहता है तो परसेंटेज से कर लेते हैं। रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है, जिससे मन करे वैसे निकाल लीजिए। तो कुछ लोग अगर एडजेक्ट निकाल के बनाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर तो डायरेक्ट इजी मेथड इसी से कर ले, वो भी मेथड है, तो इसलिए तो हम सब मेथड बता दे रहे हैं, आपका डाउट शंका परेशानी रहे ही नहीं कहीं। तो पहला मेथड में डायरेक्ट डिग्री में, डिग्री देखिए डिग्री में डिवाइड किए हैं तो भी 11/23। उसके बाद हमने एडजेक्ट फिगर निकाला, जब डिग्री इतना है तो टोटल इतना है तो हमने निकाल लिया 50/38 और इतना 38, तब भी हमने एडजेक्ट जो वैल्यू दवाई पे 5038 रुपया खर्च किया है और किराना आइटम में 10,534 रुपया खर्च किया है आदमी, तो उससे भी निकालें तो 11/23। ठीक है, अब देखिए ये तो दो मेथड, तीसरा मेथड भी इसका है, वो भी बना सकते हैं आप। तो देखिए तीसरा मेथड में क्या है, तो तीसरा मेथड में क्या है कि आपका आप लिखिएगा क्या, हल पूछा है, तो देखिए परिवार क्या लिखिएगा, परिवार द्वारा दवाई पर खर्च की गई राशि, दवाइयों पर खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि। तो देखिए खर्च की गई राशि कितना है, तो देखिए टोटल कितना है 45,800, 45,800 यही है ना, 45,800। ये टोटल क्या डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कितना पे 360 डिग्री पे। अब गुना कितना, दवाई का डिग्री कितना है, दवाई का डिग्री मेडिसिन 39.6, 39.6। उसी तरह परिवार द्वारा किराने के समान पर खर्च की गई राशि, पर खर्च की गई राशि दिख जा रहा है, की गई राशि। ठीक है, तो यहाँ भी क्या टोटल है 45,800 डिवाइड बाई 360 डिग्री है तो 360 डिग्री गुना कितना है किराना पे, तो देख लिया किराना यानी ग्रोसरी बोलते हैं, ग्रोसरी 82.8 डिग्री। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर कीजिए, तो देखिए वही है 45,800 डिवाइड बाई 360 गुना 39.6। देखिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि आप भी बार बार करके प्रैक्टिस कीजिएगा कैलकुलेटर का यूज करने का, नहीं तो हमारे पास तो डेटा है, हम तो चाहें तो डायरेक्ट भी लिख दें 45,800 डिवाइड बाई 360 गुना 82.8, 10,534 रुपया, रुपया में है तो रुपया लिख दिया कीजिए। इसीलिए अभिष्ट अभिष्ट अनुपात बराबर कितना है, दवाई पे खर्च किया है 5038 और आपका किराना पे किया है 10,534, यानी अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5038 डिवाइड बाई 10,534 11/23 यानी 11:23। देखें तो एक तरीका आपका ये भी, यानी इसमें कितना तरीका, 3 तरीका। एक तो डायरेक्ट अनुपात है तो आप डिग्री पे ही अनुपात निकाल लीजिए, एक तरीका है डिग्री से आप एक वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ये तरीका, और एक ये आप तीसरा तरीका, तो आपको जो बेहतर लगे। इसमें देखिए इसमें ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन दिखता है कि हाँ भाई दवाई पे इतना खर्च, किराने पे इतना खर्च, इतना। ठीक है, ये कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, उत्पादन, यानी इधर उत्पादन आपका हो रहा होगा और इधर एक्स और वाई दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, तो देखिए मैंने एक्स यानी एक्स है तो एक्स इतना उत्पादन कर रहा है। तब देखिए यहाँ पे डेटा थोड़ा सा समझिए, देखिए ये 150 है और ये 200 है, दिख रहा है, ये 150 है और 200 है, दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 50 का। अगर बीच में होगा तो 25 होगा, तो ये देखिए बीच में है तो यानी 25 आगे होगा तो 175। उसी तरह ये 225, उसी तरह ही कितना ही 100 के एडजेक्ट है, ये 175, ये आपका 225, ये आपका 200 और ये आपका 250। ठीक है, ये सारा x का उत्पादन है। उसी तरह y का उत्पादन है, ये वाला सब, ये वाला y का उत्पादन है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी 7 वर्षों में वस्तु x और y के कुल उत्पादनों के बीच अनुपात क्या है, आपको बता देना है। तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए क्या है, लिखिएगा क्या, हल।
हल। सभी 7 वर्षों में वस्तु x, तो लिखिएगा यही सब, यही लिख दीजिए लाइन, सभी 7 वर्षों में वस्तु x का कुल उत्पादन कितना है? सभी 7 वर्षों में x का, तो 175 225 100, तो क्या है 175 225 175 225 100 प्लस 175 225 100 175 225 200 175 200 क्या है 175 225 200 225 225 200, उसके बाद कितना है 200 250, उसके बाद है 250। इसको ऐड जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए क्या कैलकुलेटर का यूज करिए। तो देखिए क्या है 175 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 1350 आपका आएगा। कितना आएगा 1350। ठीक है, उसी तरह सभी 7 वर्षों में, सभी 7 वर्षों में वस्तु y का कुल उत्पादन। ठीक है, तो इसको भी कीजिए, उसका 13, तो इसका देखिए क्या है, ये क्या है 200 225, ये है 200, ये है आपका 150, ये आपका 250, ये है 225 और ये आपका 200। तो क्या है 200 225 200 200 225 200, यही है 200 225 200, उसका 150 250 225 150 250 225 प्लस 225 200, उसके बाद 200। क्या करेंगे कैलकुलेटर करेंगे, देखिए 200 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 225 प्लस 200, 1450, 1450 आ गया, 1350 आ गया। तो क्या गया, इसीलिए अभीष्ट अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 1350 बटा 1450, तो 1350 भागा 1450, 27 बटा 29, 27 बटा 29, इसलिए 27:29 आंसर आ गया। क्या आ गया 27:29। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे लिखना है। तो कोई देखिए कहाँ से लिखे, तो यहीं से तो सभी 7 वर्षों में वस्तु x का कुल उत्पादन, तो सभी 7 वर्षों में वस्तु x का कुल उत्पादन। तो कहीं ऐसा नहीं कि हम दूसरे गोला से लाना है, इसी गोला से जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी के विभिन्न विभाग, यानी कोई कंपनी है उसमें कई विभाग हैं, में कर्मचारियों का प्रतिशत विभाजन दिया हुआ है। देखिए इसमें प्रतिशत विभाजन दिया हुआ है। इसके पहले एक क्वेश्चन बनाया, उसमें एक पाई चार्ट था, उसमें डिग्रीवार विभाजन था। एक फैमिली का खर्च का था, यहाँ तो वहाँ डिग्री का था, यहाँ परसेंटेज का दिया है, ताकि हमने दोनों करा दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन कोई नहीं रहे। तो देखिए कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है 800, और विभिन्न विभाग है, IT है, अकाउंट है, HR है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। ठीक है, तो IT अकाउंट को क्या बोलते हैं लेखा, HR मार्केटिंग मतलब वही विपणन, प्रोडक्शन उत्पादन, ये सब। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला IT और मानव संसाधन यानी HR विभाग में मिलाकर कर्मचारियों की संख्या का बिक्री और विपणन विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, यानी बोल रहा है एक बार कि IT और मानव संसाधन यानी IT और आपको HR इसका, उसके बाद एक हो रहा है बिक्री और विपणन, बिक्री और विपणन, बिक्री A और विपणन A, नहीं विपणन मार्केटिंग A, दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो हम तो आपको बताएं कि अनुपात निकालने के लिए या तो आप जो जिसका जिसका है या तो परसेंटेज में रहे तब भी डिवाइड कर दीजिए तो अनुपात वहीं आएगा, डिग्री में रहे तब भी अनुपात वहीं आएगा, या एग्जैक्ट फिगर निकालिए कि हाँ IT में कुल कर्मचारी कितना काम किया,
एचआर में कुल कर्मचारी कितना काम किया, दोनों को जोड़ के, और सेल्स और मार्केटिंग में कितना किया, दोनों का जोड़ के, तब भी अनुपात निकालिएगा तो सेम होगा। यानी इसके बनाने का कई मेथड। तो देखिए पहला मेथड, देखिए यहाँ पे जगह है तो पहला मेथड यहीं पर आते हैं। फर्स्ट कि देखिए अब तो एक जो आपको बेसिक मेथड हम बताए थे कि कौन, ये देखिए क्वेश्चन आपको याद आएगा, तो एवरेज में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज में भी यही क्वेश्चन हम दिए थे और वहाँ एवरेज था। यानी एक क्वेश्चन में आप जानते हैं 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन में एक एवरेज से रहा, एक अनुपात से रहा, इसके आगे परसेंटेज पढ़ाएंगे उसमें परसेंटेज में भी यही क्वेश्चन आएगा, और वहाँ भी देखिएगा परसेंट। तो हम चूंकि एक ही क्वेश्चन अलग अलग पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेशियो पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ रेशियो वाला क्वेश्चन डाले हैं, परसेंटेज पढ़ाएंगे तो परसेंटेज वाला, ताकि आपको पता चले कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन जो रहता है ना इसी टॉपिक से रहता है सब। ठीक है, तो देखिए वहाँ भी हम आपको कई मेथड बताए थे, यहाँ भी मेथड बता दें। तो देखिए चूंकि एक क्वेश्चन में कई सब क्वेश्चन रहता है तो हमको पहला बेस्ट मेथड और सबसे आसान मेथड क्या होता है कि इससे दिए हुए चीज से हमें एक टेबल बना लेना चाहिए। तो हम क्या लिखते थे, दिए गए पाई चार्ट से निम्नलिखित सारणी बनाया जा सकता है, सारणी बनाया जा सकता है। ठीक, तो सारणी में क्या है, इधर विभाग लिखिए और इसमें कर्मचारियों की संख्या ठीक। अब देखिए विभाग कौन है, तो आईटी है, अकाउंट मतलब लेखा, एचआर मानव संसाधन, और मार्केटिंग मतलब विपणन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और आपको सेल्स मतलब बिक्री। बिक्री दिख रहा है, ठीक है। और इधर लिख लीजिएगा कुल और जोड़ के कीजिएगा। तो देखिए अब हम आपको क्या बताए थे, देखिए बताए थे कि टोटल जो है 800 है, यानी 800, और जिसमें दिया रहा है अगर डिग्री में दिया रहता तो 360, अगर परसेंटेज में दिया है तो 100, और जितना आईटी के लिए कितना परसेंट है 8%, तो 8। उसी तरह सब में होगा 800/100, क्योंकि सब में तो सेम रहेगा, 800/100, 800/100 और 800/100। तो देखिए लेखा के लिए कितना है, यानी अकाउंट के लिए 18, एचआर के लिए कितना है 12, विपणन के लिए कितना है 14, और आपका प्रोडक्शन के लिए 32, और सेल्स के लिए 16 करना है। तो देखिए इस 100 से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8×8 = 64, इस 100 से 18×8 106, 8×8 = 64, और 8×6 = 14, 124, 12×8 = 96, 8×4 = 32, और 8×3 = 11, 112, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 256, और 16×8 = 48, और 8×4 = 12, 128। ठीक है, इस सब को जोड़िएगा तो आपका आएगा वहीं 800। जोड़ के देख लेना चाहिए ताकि आपको कि कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ है। 64 + 124 + 96 + 112 + 256 + 128, 780 आ रहा है। देखिए कहीं कुछ गलत तो हो गया है। देखिए कैसे, 8×8 = 64, ठीक है, 18×8 18 × 8 144, अच्छा 8×8 = 64 के 4, 8×6 = 14, यहाँ पे देखिए 144 होगा। अब 20 बढ़ गया तो 800 आ जाएगा। देखें हमसे भी गलती हुआ, तो हमने एक बार कैलकुलेट किया तो पता चला कहीं ना कहीं तो इधर है, तो 144 था। ठीक, अब ये निकल गया। अब देखिए अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, देखिए जो पूछा है वो निकालिए। आप पूछ रहा है तो देखिए यहाँ हिंदी है तो हल लिखिए। आईटी और मानव संसाधन विभाग में मिलाकर कर्मचारियों की संख्या, तो लिखिए आईटी और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लिख लीजिए, कर्मचारियों की संख्या बराबर। तो देखिए आईटी और मानव संसाधन, तो आईटी में कितना है, तो आईटी में देखिए 64, और मानव संसाधन देखिए एचआर 96, यानी 64 और 96, 64 और प्लस 96, तो इधर दिख रहा है 96 4 100 160 होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए बिक्री और विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की
संख्या। देखिए विपणन और बिक्री में क्या है, तो देखिए विपणन विक्रम में 112 और बिक्री में 128, 112 और 128, तो 112 प्लस 128, तो जोड़िएगा क्या होगा, कैलकुलेटर है तो कर लीजिए, 112 प्लस 128, 112 प्लस 128, 240, 240। अब क्या लिखा है, इसीलिए अभिष्ट अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात और क्या हो जाएगा, तो 160 बटा 240, तो क्या है 16, 8 दूना 16, 8 तिका 24, यानी 2:3। आंसर हो गया, 2:3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये होता है कि दिए हुए पाई चार्ट से एक टेबल बना लीजिए। अब देखिए इस टेबल सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है तो टेबल नहीं बनाते, तब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता। लेकिन अगर हमको चूंकि 1 2 4 क्वेश्चन रहता है इसमें, तो टेबल में सबका निकल गया, देख देख के लिख लेंगे डेटा और बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका ठीक। देखिए दूसरा एक और तरीका देखिए जो यहीं पे बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, ताकि वो भी तरीका बहुत लोग उसी तरीका से बनाते हैं, और अगर हम इस तरीका को छोड़ देंगे तो कहेंगे ये तो बहुत लंबा मेथड बता दिए हैं सर। तो उनके लिए भी बता देना है कि भाई शॉर्ट मेथड भी देखिए क्या है। जबकि ये वाला मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि मेंस का आंसर है तो थोड़ा लिखा हुआ इसमें दिखता है, लिखा हुआ दिखता है तो आपको मार्क्स स्टेप मार्किंग कटने का चांसेस नहीं रहेगा। देखिए क्या है, तो आप एक एक कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। देखिए पहला मेथड, दूसरा मेथड में ये करेंगे। देखिए चूंकि अनुपात पूछ रहा है, चूंकि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात में क्या होता है, रेशियो। तो रेशियो निकालने मतलब बटा में रहेगा, तो ऊपर या नीचे किसी चीज से गुना हुआ हो ना हुआ हो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या था, आईटी और एचआर में। तो देखिए लिखिएगा क्या, आईटी, आईटी और मानव संसाधन, मानव संसाधन विभाग में, विभाग में कर्मचारियों कर्मचारियों की प्रतिशत प्रतिशत संख्या। तो देखिए आईटी में कितना है 8%, और प्लस एचआर में है 12%, यानी 20%, ठीक। उसी तरह देखिए क्या है, बिक्री और क्या था, बिक्री और विपणन। उसी तरह बिक्री और विपणन, विपणन विभाग में कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या। इसमें क्या है, तो देखिए बिक्री सेल्स यानी 16%, और प्लस आपका विपणन यानी मार्केटिंग 14%, यानी परसेंटेज लिख दीजिए। तो 14, 24, 10, 30%, ठीक। अब इसलिए अभीष्ट अनुपात दिख रहा है कि नहीं, हाँ देखिए अभीष्ट अनुपात तो क्या है 20% और 30%, यानी 1:0 से 1:0 2/3, यानी 2:3, 2:3। तो देखिए एक डायरेक्ट मेथड है। अगर यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता तो कैसे लिखते हैं, अच्छा आईटी और एचआर में, तो आईटी 12, 8, 20, और सेल्स और मार्केटिंग यानी विपणन और बिक्री में 16, 14, 30 हो गया 2/3, यानी 2:3। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता तो बस कुछ सेकेंड और बस इतना तो आपको समझाने के लिए, नहीं तो दिख जाता यहीं यहीं से दिख जाता 2:3, ठीक। लेकिन चूंकि हमको ये करना है, मेंस में देना है, तो आपको लिख के सब दिखाना होगा। तो देखिए पहला तरीका तो कि टेबल बना के बनाइए, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका देखिए इसी में क्या हो सकता है, बस इसमें यहीं पे ऐड करना है। तो आईटी और मानव संसाधन में प्रतिशत संख्या इतना है, इसीलिए कुल कर्मचारी मतलब ये सब लिखना होगा लाइन। फिर आईटी और मानव संसाधन विभाग में कर्मचारियों की प्रतिशत हटा देना है, यहाँ पे सिर्फ संख्या रहेगा, ठीक। देखिए तो टोटल संख्या क्या है 800, परसेंटेज है तो 100 गुना 20%, तो 20 25 100 और 20 160 यहाँ पे आएगा, 8 8 दूना 160। उसी तरह यहाँ 30% है, तो यहाँ लिखिएगा टोटल, ये सब लिखाएगा बिक्री और विपणन विभाग में कर्मचारियों की सिर्फ प्रतिशत हट जाएगा, संख्या बराबर। तो क्या है टोटल 800 बटा 100 गुना 30, यानी 240, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अभिष्ट अनुपात बराबर, तो देखिए यहाँ पे कर देता है अभिष्ट अनुपात बराबर, तो ऊपर आया है 160 और नीचे आया 240, तो 160 बटा 240, तो कीजिएगा तो आएगा 2/3, यानी 2:3। तो तीसरा मेथड ये हो सकता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन कई मेथड से बनाए, तीनों मेथड सही है। आप कहिएगा सर कौन बेस्ट मेथड, तो हम
देंगे आपको सलाह कि आप टेबल वाला मेथड बनाइए, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो है नहीं कि शॉर्ट वाला मेथड से परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिएगा हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज निकालना होगा या परसेंटेज निकालना होगा ना, वहाँ पे फिर आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, सारा का सारा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम पहले ही एक टेबल बना लिए, उसके बाद दिए हुए 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर शॉर्ट में बताना है तो ये भी एक तरीका होता है। क्योंकि हमने इसलिए बताया कि बहुत लोग बैंक पीओ और एसएससी की तैयारी करने वाले भी बीपीएससी दे रहे हैं, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव काफ़ी सॉल्व किया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो उन लोगों के लिए ये सब तरीका बहुत ईजी है। उन लोग ये सब क्वेश्चन को तो मिनटों में सेकंडों में बनाते हैं बस ऐसे। तो लोग ऑब्जेक्टिव बहुत सॉल्व करते हैं, तो उनको ऐसे नहीं बताएंगे ना, तो वो कहेंगे ये बहुत लंबा लंबा सर प्रोसेस बता रहे हैं, इतना आसान तो ये है। तो देखिए यहाँ पे आसान हमको आंसर सिर्फ लाना नहीं है, मेंस में डीआई मेंस में आपको स्टेप मार्किंग होता है, तो आपको स्टेप पूरा दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो फिर आपको मार्क्स काट लिए जाएंगे। जैसे हमने इसके पहले टेबल बताया था और पूरा हमने कैलकुलेट करके दिखाया और फिर बनाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का दिए गए परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण। तो देखिए अपीयर मतलब होता है उपस्थित, यहाँ उपस्थित है, और पास्ट मतलब उत्तीर्ण। तो देखिए ये सब जो है ना, ये क्या है, उपस्थित है, यानी इतना उपस्थित है 2011 में, और पास कितना किया, ये पास यानी उत्तीर्ण हो गया। मान लीजिए किसी एग्जाम में 2011 में एक 700 लोग उपस्थित हुए और 450 उत्तीर्ण हो गया, तो 700 में से अगर हम 450 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 500, 250। तो ये 250 क्या हुआ, इतना फेल हो गया होगा, क्योंकि 700 उपस्थित हुआ उस एग्जाम में, अपीयर हुआ, 450 उत्तीर्ण हुआ, तो इस दोनों में से घटा देंगे, जो बचेगा वो फेल हो गया होगा, यानी 250 फेल हो गया होगा। उसी तरह सब में करके हम फेल निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोला है वर्ष 2011 में परीक्षा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष 2016 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं। तो देखिए क्या लिखेगा, तो वहीं हल देखिए लिखे वर्ष 2011 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 2011 में अनुत्तीर्ण होने वाला, तो 2011 में देखिए, तो 2011 में 700 उपस्थित 450 फेल, यानी 700 उपस्थित 450 फेल, घटा देंगे तो 700 में से कितना जाएगा, 450, 250। उसी तरह वर्ष 2011 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, बराबर, तो कितना है 2011 नहीं, कितना है 2016। तो देखिए 2016 में क्या है, 2016 में देखिए क्या है, तो 2016 में क्या है कि 750 और 600, 750 और 600 कितना हो गया, 150। इसलिए लिखे क्या लिखेगा, इसलिए अभीष्ट अनुपात बराबर कितना है, 250 बटा 150, क्या हो जाएगा, 5 है 25, 5 है 15, यानी 5:3, यानी 5:3 इज ए आंसर। तो कुछ नहीं था इसमें, बस आपसे पूछा गया कि परीक्षा 2011 में कितना अनुत्तीर्ण हो रहा है या 2016 में कितना अनुत्तीर्ण हो रहा है, और आप वो करके बना लीजिए, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक। देखिए दूसरा इसी को कैसे, देखिए हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बोला जाता है फॉर्मेट, तो कैसे कैसे फॉर्मेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ऐसे हो सकता है, ठीक, इसी में थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिएगा, तो एक तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एक और सुधार कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए इस क्या सुधार कीजिएगा, दूसरा मेथड में अनुत्तीर्ण क्या क्या होता है, उपस्थित माइनस उत्तीर्ण। तो ये क्या बता रहे हैं आप, ये बता दिए हैं आप कि अनुत्तीर्ण निकलेगा कैसे, उपस्थित माइनस उत्तीर्ण। तो उपस्थित 700 था और ये 450 था, तो 500, 250 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी
700 याद रखिएगा 700 600। तो यहाँ भी लिख दीजिए उपस्थित माइनस उत्तीर्ण बराबर कितना है भूल गया 750 600। 750 माइनस 600 यानी 150। तो देखिए इसमें क्या हो गया और क्लियरिटी हो गया कि हमने अनुत्तीर्ण कैसे निकाला। तो अनुत्तीर्ण कैसे होगा 2011 में जो उपस्थित होगा हम माइनस उत्तीर्ण कर देंगे तो अनुत्तीर्ण निकला तो 250 150 कर दिए। तो ये दूसरा मेथड ठीक है। दूसरा मेथड के बाद देखिए एक और मेथड आप ऐसे कर सकते हैं। सब सेम है, ये मत सोचिएगा सर कि आप तो कई मेथड बता रहे हैं सर हमको कौन मेथड बेस्ट है। सब मेथड बेस्ट है जो आपको उस टाइम यानी एट ए टाइम जो क्लिक करे जिस मेथड से करे वो बना दीजिए। बस आपको ध्यान रखिएगा स्टेप मार्किंग स्टेप नहीं छोड़िएगा। ठीक है। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं हल। ऐसे भी तो कर सकते हैं वर्ष 2011 में परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या उपस्थित विद्यार्थी लिख दीजिए विद्यार्थी डायरेक्ट 700 था। ठीक है। उसी तरह वर्ष 2011 में परीक्षा में उत्तीर्ण हम नहीं लिख रहे हैं पूरा ये सब सेम आएगा। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना था 450। इसलिए वर्ष 2011 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 450 250। इसी प्रकार क्या है 2016 के लिए तो वर्ष 2016 में परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थी बराबर कितना है 700 था ना। 2016 में कितना है 750 600 है 750। उसी तरह वर्ष 2016 में परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी 600 है। इसीलिए वर्ष 2016 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर क्या लिखेगा वही 700 माइनस 600 नहीं 750 है 750 माइनस 600 तो बचेगा 150। ठीक। अब देखिए अब हो गया इतना किए 250 ये दोनों लिखे माइनस किए। अब क्या बचा अब इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर कितना है 250 बटा 150 बराबर 5 25 5 15 और 5:3। देखें ये भी एक प्रेजेंटेशन हो सकता है कि हमने अलग अलग लिख दिया भाई कि उपस्थित विद्यार्थी इतना है उत्तीर्ण विद्यार्थी इतना है तो भाई दोनों को माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण निकल गया। उसी तरह ऐसे निकले वैसे किया। ठीक है। तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड भी कर सकते हैं बहुत मान के चलिए आपको बहुत लोग लास्ट के आवर में दिया सॉल्व करते हैं उनके लिए समय का कमी है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर तो देखिए आप तो समझ तो चुके हैं कि अनुत्तीर्ण का पूछा है तो अनुत्तीर्ण का क्या होगा जो उपस्थित है और जो पास कर गया। यहाँ उपस्थित है और जो पास कर गया वहीं तो फेल होगा तो 700 में से 450 हो जाएगा तो 250 बटा ए आपका निकल गया 150 तो 5 25 5 3 15 5:3। ये भी है अगर बहुत मानिए समय आपके पास नहीं है समय का कमी है तो इतना भी कर दीजिए। अब इसमें देखिए ई वाला मेथड में क्या होगा इसमें तो आपका आधा नंबर जरूर कटेगा क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट कर दिया। इसमें कुछ बताया ही नहीं कि 700 हो सकता है कि ये वाला डेटा आप ऐसा ही आप लिख दिए हो संयोगवश सही हो गया हो या आपने कहीं अगल बगल से देख के हो भले आपने देख के नहीं लिखा हो एग्जामिनर कहीं समझ ले कि हाँ ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये जरूर लग रहा है आसपास में टिप लिया हो। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपको आधा नंबर कट जाए लेकिन बाई द मानिए बहुत समय है ही नहीं तो छोड़ने से तो अच्छा है ना कि इतना कर लें। तो ये भी एक मेथड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ओके तो इस वीडियो में यानी अनुपात यानी रेशियो वाले में इतना ही है और आपने इसमें हमने बहुत सारा
क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी समझाने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। बेसिकली हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है, और कई तरीके से बनाया जा सकता है तो आपके मन में ये दुविधा या शक या मतलब आशंका न रहे कि कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड होना चाहिए। यार ये मेथड से हम बना लिए, दूसरे मेथड से कोई और बना दिया तो उसका सही है कि मेरा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सही सही प्रोसेस से स्टेप के साथ लिख देना है चीज़ें। सब मेथड अच्छा है, किसी में स्टेप नहीं छोड़ने की कोशिश करना है ताकि स्टेप मार्किंग आपका ना कटे। ठीक है, बढ़िया से कैलकुलेटर का यूज करना है और आपको एरर नहीं करना है आंसर में। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसलिए हमने एक क्वेश्चन को कई मेथड से बताया कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमने एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से बनाया। हो सकता है कि आप और मेथड कोई बना सकते हैं ऊपर नीचे, तो उससे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप वो भी कर लें। इसी के साथ तो ऐसा हमने कई मेथड आपको बना के आपको दिखाया ताकि आप आगे आने वाला क्वेश्चन होगा तो हमने वहाँ पे एक ही मेथड बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वहाँ भी हम इतना मेथड वहाँ नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि बेसिक क्लास करा रहे हैं, हमने हर टॉपिक के क्लास करा रहे हैं, इसलिए हमने बहुत आराम से 1 घंटा में देख रहे हैं 2-4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो आराम से करा रहे हैं, अलग अलग मेथड से करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक चीज़ें। स्टूडेंट के पास बहुत बड़ा डाउट नहीं रहता है, छोटा छोटा डाउट रहता है, और वो छोटा छोटा डाउट अगर आप बाहर निकल गया ना तो फिर आप तो बड़ा क्वेश्चन आप ही बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे, आप ही से बनवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पिछला एवरेज हुआ, ये रेशियो हो गया, आने वाले में परसेंटेज, उसके बाद इनकम यानी लाभ हानि, इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय और प्रतिशत, वो लाभ और हानि वाला वो वाला पढ़ाएंगे। और फिर आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर टेबल, डाटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, उससे क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि टेलीग्राम चैनल जो बीपीएससी सत्याग्रह टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जुड़ी, वैल्यू एडिशन के लिए वहाँ पे बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला तो आपको डेली पेपर, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए तो विशेष है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई ऐसा एक पेपर नहीं है जहाँ से आपका कवर हो जाएगा। डेली एक पेपर पढ़ भी रहे होंगे तो आप कहें कि हाँ भाई हम डेली एक पेपर पढ़ रहे हैं, मेरा सारा करेंट अफेयर यानी पेपर वाला न्यूज़ कवर हो रहा है। नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं है। ठीक, इसलिए हिंदी मीडियम के लिए कई पेपर पढ़ना पड़ता है, तो आपको उतना टाइम है नहीं है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत कुछ करना है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर 7-8 पेपर का हमने पढ़कर उसमें से बेस्ट आर्टिकल होता है जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो डेली 5-6-7-8 आर्टिकल रहता है, समय निकालिए, उसमें पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए मेंस में, क्योंकि एक पूरे देखिए पूरा आर्टिकल में ऐसा नहीं कि सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 4-5 पॉइंट निकलेगा, 4-5 पॉइंट उस टॉपिक के पेज पे टॉपिक लिखा रहिए, उसमें जाकर नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में क्या होता है, पेपर का अच्छी बात यह है कि एक जो टॉपिक चलेगा ना, जैसे करंट में कोई टॉपिक चल रहा है तो उसमें 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक सप्ताह कंटिन्यू पेपर में आएगा एडिटोरियल, और एडिटोरियल आता है ना तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज़ें ब्रेन में सेट हो जाता है। तो मान के लिए 1 साल के बाद, मेंस तो जनवरी में होना है, अभी 7-8 महीना है, 7-8 महीना के बाद भी कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो उस समय न्यूज़ में ना रहा हो और इम्पॉर्टेंट किसी ने नहीं बताया और नहीं आपने तैयारी किया, लेकिन जब पेपर पढ़े हुए रहते हैं ना तो बैकअप माइंड में वो चीज़ रहता है, अरे यार हम कभी पढ़े हैं, हमने कभी पढ़ा है ना, तो फिर वो 2-4-5 पॉइंट ऐसा निकल लेगा और उसी पे आप आंसर ओवरऑल लिख लीजिएगा, ऑन एवरेज आंसर छूटने से अच्छा रहता है वो, इसलिए पेपर पढ़ना चाहिए। उसलिए शनिवार के दिन हम कंटेंट फॉर ऐसे देते हैं, बहुत सारा ऐसे के लिए पेपर का कोई ऐसा क्लिप है तो वो देते हैं, या किसी महापुरुष या कोई स्कॉलर का हम वहाँ पे आपका कोटेशन देते हैं। ठीक, संडे को कुरुक्षेत्र और योजना का मैगजीन से बेस्ट आर्टिकल देते हैं जो आपको जीएस पेपर में यूजफुल हो। और उसके अलावा हम साप्ताहिक एक नया सीरीज शुरुआत किए हैं, बिहार स्पेशल साप्ताहिक बुलेटिन, यानी पिछले एक सप्ताह यानी संडे से लेकर मंडे तक, मंडे से लेकर संडे तक एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर बिहार में अपडेट हुआ है वो सबका एक जगह कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।